आज की इस वीडियो में बात करेंगे जो भी हमारे बीए के 5th सेमेस्टर के छात्र यानी कि बीए पंचम सेमेस्टर के छात्र जिनका सब्जेक्ट जियोग्राफी यानी कि भूगोल है, उनके लिए वीडियो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि हम आज की इस वीडियो में भूगोल के मोस्ट इम्पॉर्टेंट सिलेबस एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं इस वीडियो में। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए क्योंकि आपको इस वीडियो से पता चलेगा कि जो परीक्षा में प्रश्न आते हैं वो कहाँ से आते हैं। तो आपके जानकारी के लिए हम बता दें, जो आपकी परीक्षा में प्रश्न आते हैं वो आपके जो सिलेबस होता है और मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं वहीं से पूछे जाते हैं। तो यदि आपको टॉपिक्स और मोस्ट इम्पॉर्टेंट सिलेबस के बारे में जानकारी रहेगी तो आप आसानी से प्रश्न का उत्तर दे पाएंगे और तैयारी भी कर पाएंगे अच्छे पे। तो चलिए शुरू करते हैं। और आपकी जानकारी के लिए बता दें, ये बीए थर्ड ईयर 5th सेमेस्टर जियोग्राफी यानी भूगोल का सेकेंड पेपर है, क्योंकि पंचम सेमेस्टर में जब आप जाएंगे बीए 5th सेमेस्टर में तो यहाँ पर आपको पर सब्जेक्ट के 2 पेपर होंगे। तो जो जियोग्राफी का फर्स्ट पेपर उसका सिलेबस मैंने कवर करा रखा। आज की इस वीडियो में हम सेकेंड जो पेपर है उसके सिलेबस के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो ध्यान से वीडियो को देखिएगा। देख लीजिए, यहाँ बीए थर्ड ईयर का है और सेमेस्टर आपका 5th है और सब्जेक्ट का नाम है यहाँ पर जियोग्राफी मेंशन है, आप लोग देख पा रहेंगे। और प्रश्न पत्र का नाम है बेसिक ऑफ रिमोट सेंसिंग एंड जीआईएस, ठीक है। ये है प्रश्न पत्र का नाम, ठीक है। तो इसका मतलब हम आपको अभी बताएंगे, अच्छे से बताएंगे, ठीक है। ठीक है, बेसिक ऑफ रिमोट सेंसिंग के बारे में एंड जीआईएस के बारे में बहुत ही टॉप लेवल का टॉपिक है। इसके बारे में आप जानेंगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगेगा और अब तैयारी करने में भी आपको आसानी रहेगी। तो हर सब्जेक्ट की तरह इस सब्जेक्ट में भी 8 यूनिट हैं और 8 यूनिट से जुड़े क्वेश्चन आपकी परीक्षा में आएंगे। इस बात को ध्यान रखेंगे आप सभी, ठीक है। तो जानते हैं सबसे पहले यूनिट के बारे में, ठीक है। 8 यूनिट हैं, 8 यूनिट से जुड़े क्वेश्चन आएंगे और कहीं से कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है। तो सबसे पहला जो यूनिट है, देखिए सारे सिलेबस को मैंने हिंदी में कन्वर्ट कर लिया जिससे आप लोग अच्छे से समझ पाएँ और हम आपको अच्छे से समझा पाएँ, ठीक है। तो ये कोई नहीं बता रहा है, यानी कि कोई भी सिलेबस को हिंदी में नहीं आपको बता रहा है, हिंदी में नहीं कन्वर्ट कर रहा है, लेकिन मैंने आपको समझाने के लिए किया है ताकि आप भी अच्छे से तैयारी कर सकें। तो सबसे पहले जानते हैं रिमोट सेंसिंग होती क्या है। रिमोट सेंसिंग को हिंदी में बोलते हैं सुदूर संवेदन, सुदूर संवेदन, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, सबसे पहले जानते हैं कि भाई सुदूर संवेदन, सुदूर संवेदन का मतलब होता है यानी कि किसी दूर, ठीक है, यानी कि दूर से ही किसी चीज़ की जानकारी प्राप्त करना ही सुदूर सेंसिंग या फिर सुदूर संवेदन है, ठीक है। यानी कि किसी दूर रखी वस्तु को, ठीक है, उसकी जानकारी प्राप्त करना, किसी वस्तु को बिना छुए जानकारी प्राप्त करना, इसे ही हम सुदूर संवेदन कहते हैं, ठीक है। सुदूर का अर्थ ही है सुदूर, मतलब कि दूर रखी वस्तु, ठीक है। और संवेदन यानी कि उसके बारे में उसकी जानकारी प्राप्त करना या फिर जानकारी लेना, ठीक है, उसको हम सुदूर संवेदन कहते हैं। और ये मतलब किसी चीज़ को बिना टच किए हुए, बिना छुए हुए या बिना किसी भौतिक संपर्क के, ठीक है, यानी कि बिना उसके संपर्क पे वहाँ जाए। एग्जाम्पल के लिए आप लोग ले सकते हैं कि हम बिना आँखों के द्वारा, एग्जाम्पल बहुत बढ़िया है इसका, है आँख का। इसका मतलब कि सुदूर संवेदन का, रिमोट सेंसिंग का बहुत बड़ा उदाहरण है। एक तो आँख है, दूसरा फोटोग्राफी है, जो कि मैं आपको एक एक करके बता रहा हूँ, ठीक है। सबसे पहले तो आपको ध्यान रखना है इस बात को कि रिमोट सेंसिंग जिसको सुदूर संवेदन बोलते हैं हिंदी में, और इसकी परिभाषा इस प्रकार लिखेंगे आप सभी कि किसी भी चीज़ को, ठीक है, उसको बिना छुए हुए या फिर उसको बिना टच किए हुए, बिना भौतिक संपर्क के उसके बारे में जानकारी प्राप्त करना ही रिमोट सेंसिंग कहलाता है। ये आपकी अर्थ भी हो गया, परिभाषा हो गई और इससे संबंधित और डिटेल के बारे में, मतलब कि परिभाषा इसकी हो गई, ठीक है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण आँख इसलिए है क्योंकि हम किसी भी चीज़ को या फिर किसी भी वस्तु को, किसी भी इंसान को या फिर कोई भी पार्टिकुलर सामान रखा है, ठीक है, तो उसकी हम जानकारी प्राप्त कर लेते हैं दूर से ही, यानी कि उसको हम बिना टच किए। मान लीजिए कि आप एग्जाम्पल के लिए मैं ले रहा हूँ, जैसे कि आप जब आप अपने घर के बाहर होते हैं तो आपको पता चल जाता है ना, उसको छूते तो नहीं आप ना अपने घर को, दूर से आपके रोड होगी आपके घर के सामने, ठीक है, कॉलोनी से ही आप लोग या जहाँ रहते हो रोड से ही या सड़क जो भी हो, तो वहाँ से आप बिना आंखों पे देखेंगे कि ये हमारा घर है। तो आपको क्या जानकारी होगी कि हम उसको टच भी नहीं किए और हमको जानकारी भी हो गई कि हमारा ये घर है। जैसे मोबाइल
मोबाइल तो छोड़ दीजिए, क्योंकि मोबाइल तो आप लोग ले आपके पास रहता है मान लीजिए, ठीक है। आप देख रहे हैं कि कोई बस जा रही है, कोई बाइक जा रही है, तो आप आंखों से देखेंगे ना कि वो देखो बाइक जा रही है, तो आपको मतलब कि बिना उसको टच किए आप लोग उसके बारे में जानकारी आपको प्राप्त हो गई ना कि हाँ वो बाइक है, वो बस है, ठीक है। तो इसको ही ये बहुत बड़ा उदाहरण है। और हाँ, अब भाई एक क्वेश्चन यहाँ पर और भी उठता है कि हाँ भाई, हम बिना मतलब कि हम देखते कैसे हैं, मतलब कि जैसे कि बाइक जा रही है तो हमने फील तो कर लिया कि हाँ भाई बाइक जा रही है, वो बाइक ही है, ठीक है, उसके बारे में जानकारी प्राप्त हो गई, लेकिन उसको हम कैसे देखते हैं, कैसे देख पा रहे हैं हम, ठीक है। उसका मुख्य कारण ये है, ठीक है, उस वजह से देख पा रहे हैं क्योंकि उस पर प्रकाश पड़ रहा है। वो आपका नेचुरल प्रकाश भी हो सकता है, वो मानवीकृत भी प्रकाश हो सकता है। प्राकृतिक या फिर नेचुरल जो आपका मतलब कि प्रकाश हो गया, वो आपका जो उजाला आता है, ठीक है, प्रकाश आता है, ठीक है, सूर्य के माध्यम से, ठीक है, वो आपका जब उस वस्तु पे पड़ता है, ठीक है, तो वो आपको दिखती है, ठीक है। तो उसी ये भी बहुत बड़ा इसका उदाहरण है, ठीक है। आप लोग इसी प्रकार तो देख पाते हैं ना, जब कोई वस्तु है तो उस पर जब प्रकाश पड़ेगा, वो चाहे लाइट हो या फिर सूर्य का प्रकाश हो, ठीक है, जब उस वस्तु पे पड़ेगी, बाइक पे पड़ेगी, तभी आप उसको देख पाएंगे कि हाँ ये बाइक है, ठीक है, तभी तो आप देख पाएंगे। और एक और बड़ा उदाहरण है, मैं आपको बता रहा हूँ, फोटोग्राफी। जब आप लोग किसी की भी फ़ोटो कैप्चर करते हैं तो आप पे वो 5 मीटर है या फिर 1 मीटर है, थोड़ी दूर पे रहता है ना, 2-4 कदम, तो आप उसकी फ़ोटो खींचते हैं ना, तो जब आप फ़ोटो खींच लेते हैं तो बिना उसके संपर्क में गए, मतलब उसको बिना टच किए हुए, ठीक है, आपने उसकी फ़ोटो खींच ली अपने मोबाइल में, ठीक है, और आपने देख लिया कि हाँ भाई फ़ोटो खींच गई। तो एक बहुत बड़ा उदाहरण ये भी है। समझ में आ गया? अब आई होप आपका कोई भी क्वेश्चन इससे संबंधित नहीं रह गया, आपको पूरी जानकारी आई होप मिल गई होगी, ठीक है। इस बारे में एक और पॉइंट यहाँ पर है, उपग्रह। भाई यूनिट इसी में है, उपग्रह के बारे में, ठीक है। तो उपग्रह के बारे में पूछ रहा, उपग्रह के प्रकार के बारे में। तो उपग्रह के प्रकार में आपको बता दे रहा हूँ। नंबर 1 पे आप लिख सकते हैं भू स्थिर उपग्रह। नंबर 2 पे आप लिख सकते हैं संचार उपग्रह। नंबर 3 पे आप लिख सकते हैं वैज्ञानिक उपग्रह। नंबर 4 पे आप लिख सकते हैं मौसमी उपग्रह। अगर ये प्रश्न आए तो आप इतने ही लिख देंगे, तभी आपको पूर्ण नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। और ये पूरा का पूरा जो रिमोट सेंसिंग की परिभाषा, अर्थ, प्रकार, ठीक है, और ये उपग्रह, ये सारे आपको क्लियर हो गए डाउट। चलिए यूनिट नंबर हम सेकेंड की ओर बढ़ते हैं। यूनिट नंबर सेकेंड की ओर इसमें जानते हैं हम भाई इसके बारे में विद्युत चुंबकीय विकिरण क्या होता है और इसकी विशेषताएं आ जाएगा परीक्षा में आपके, और उसके क्षेत्र के बारे में, और रिमोट के चरण या प्रक्रिया संवेदन के बारे में क्वेश्चन आएगा यूनिट नंबर सेकेंड से, ठीक है। तो सबसे पहले विद्युत चुम्बकीय विकिरण के बारे में जानते हैं। विद्युत चुम्बकीय विकिरण एक प्रकार की ऊर्जा है जो अंतरिक्ष से असीमित वेग में संचारित होती है, ठीक है। यानी कि जो ये विद्युत चुम्बकीय विकिरण है एक प्रकार की एनर्जी है, एक प्रकार की ऊर्जा है जो अंतरिक्ष यानी कि दूर, आप लोग अंतरिक्ष तो जानते हैं ना, जो दूर आप आसमान में देखते नहीं, ठीक है, देखते नहीं कि हाँ भाई बहुत दूर अंतरिक्ष ऊपर देखते, वही यहाँ पर। तो फिर से इसकी परिभाषा मैं आपको रिपीट कर दे रहा हूँ कि विद्युत चुम्बकीय विकिरण एक प्रकार की ऊर्जा है जो अंतरिक्ष से असीमित वेग से संचारित होती है। असीमित वेग से मतलब कि कोई इसकी सीमा नहीं होती है, ठीक है, वो सीमित नहीं होता है, मतलब कि कभी कम भी कभी ज़्यादा भी, ठीक है, तो बहुत असीमित, ठीक है, जिसको बोलते हैं कि किसी चीज़ की लिमिट ना हो, अनलिमिटेड जिसको बोलते हैं, उसी तरह असीमित वेग में संचारित होती है, जिसे हम विद्युत चुम्बकीय विकिरण कहते हैं। क्योंकि भाई विद्युत चुम्बकीय विकिरण मतलब कि उसमें चुंबक तत्व जो पाए जाते हैं उसकी वजह से वो अनलिमिटेड यानी कि जो असीमित वेग में संचारित होती है, वहाँ चलती है, ठीक है। तो ये हो गई उसके बारे में विशेषताएं। ये इसी से जुड़ा क्वेश्चन जो कि आपको क्वेश्चन आंसर वाले सीरीज में हम कवर करा देंगे। रिमोट के चरण या प्रक्रिया ये सब इसी से संबंधित है, अलग से कोई क्वेश्चन नहीं है। बस आपको अगर तैयारी करना है तो आप लोग अपने अनुसार इसके बारे में पढ़ लीजिएगा, ठीक है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, ओके। उसके बाद यूनिट नंबर 3 में आपको पढ़ना पड़ेगा रिमोट सेंसिंग उपग्रह के बारे में, तो इसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। उसके बाद प्लेटफार्म और सेंसर क्या है, रेजुलेशन के बारे में आएगा क्वेश्चन, स्थानिक, ठीक है, स्पेक्ट्रल, ठीक है, टेम्पोरल, रेडियोमेट्रिक संकल्प, ये सब क्या है इनके बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। इन सभी का उत्तर आप इनके बारे में आप अपने क्वेश्चन बैंक में फिर इंटरनेट पर सर्च करके पढ़ लीजिएगा, ठीक है। मेन पॉइंट मैं आपको बता दे रहा हूँ जो कि आप लोग को बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो रिमोट सेंसिंग उपग्रह, ठीक है, तो भारत का जो सबसे पहले जो ये सुदूर संवेदन उपग्रह है, ठीक है, यानी कि जिसको रिमोट सेंसिंग उपग्रह बोलते हैं, ठीक है, ये है
ध्यान सुनेंगे, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। IRS फर्स्ट, ठीक है, ए, ठीक है, IRS फर्स्ट ए यानी कि 1A स्वदेशी अत्याधुनिक रिमोट सेंसिंग यानी कि सुदूर संवेदन उपग्रह की श्रृंखला में से पहला 17 मार्च, ठीक है, 17 मार्च 1988, ठीक है, को बैकानूर में सोवियत कंसोमोड्रोम से ध्रुवीय सूर्य तुल्य कालिका, ठीक है, सूर्य तुल्य कालिक कक्षा में सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया था। ठीक है, इसको आप गूगल पे सर्च कर लीजिएगा तो आपको वहाँ पर उत्तर दिखेगा, तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, 17 मार्च 1988 को बैकानूर में सोवियत ठीक है कंसमोड्रोम से ध्रुवीय सूर्य तुल्य कालिक कक्षा में सफलतापूर्वक इसका लॉन्च यानी कि स्टार्टिंग की गई थी। ओके, क्लियर। उसके बाद रिमोट सेंसिंग डेटा प्रोसेसिंग यानी कि सुदूर, ठीक है, सुदूर संवेदन डेटा प्रोसेसिंग किसे कहते हैं। ठीक है, ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको भी आपको तैयार कर लेना। 100% श्योर परीक्षा में आने की पूरी उम्मीद जताई जा रही है। ठीक है, उसके बाद इसके अनुप्रयोग के बारे में क्वेश्चन आएगा। दृश्य यानी कि फोटो, ठीक है, डिजिटल छवि, दृश्य मतलब किसी चीज़ को देखना, ठीक है, और छवि का मतलब आप जानते ही हैं, ठीक है, जिसको इमेज, फोटो बहुत आए ये आप लोग बोलते हैं। ठीक है, प्रसंस्करण तकनीकें, इन सभी की जो तकनीकें हैं, टेक्नोलॉजी हैं, छवि को, ठीक है, संचारित करना, ठीक है, प्रोसेस करना, प्रक्रिया जिसको बोलते हैं। ठीक है, ये इसके बारे में आपको लोगों के लिए परीक्षा में प्रश्न आएगा। ठीक है, कि जो डिजिटल तरीके से छवि का, यानी कि जब आप किसी चीज़ की फ़ोटो खींचते हैं तो डिजिटल ही तो तरीका है भाई। कैमरा के माध्यम से, मोबाइल के माध्यम से जब आप फोटो खींचते हैं तो वो डिजिटल ही तो है ना, ऑनलाइन मतलब कि वो पूरी की तरह कंप्यूटराइज ही तो है और मशीनी सिस्टम तो ही है ना। तो आप लोग डिजिटल माध्यम से जब फ़ोटो खींचते हैं, ठीक है, उसके बारे में आपको बताना पड़ेगा ये कैसे प्रोसेस है, ये कैसे संभव है। ठीक है, उसकी तकनीकी, उसमें कौन सी तकनीकी यूज की गई हैं, ये सब चीज़ें आपको इसमें पढ़ना पड़ेगा, दृश्य और डिजिटल छवि प्रसंस्करण तकनीक में। ओके, जब आप फोटो खींचते हैं तो वो कैसे पॉसिबल है, वो तकनीकी क्या है उसके बारे में। उसके बाद रिमोट सेंसिंग डेटा प्रोसेसिंग के बारे में थोड़ा परिचय है। डिजिटल डेटा प्रोसेसिंग रिमोट सेंसिंग में गति और सांख्यिकीय विश्लेषण का लाभ है, जबकि मानक प्रसंस्करण में त्रुटि सुधार है। ठीक है, और पारक्षेत्र वर्गीकरण शामिल है। बेहतर छवि व्याख्या के लिए अवशेष छवि प्रसंस्करण एक सामान्य सुविधा बन गई। मतलब कि जो छवि का प्रसंस्करण है किसी चीज़ का, मतलब फोटो का प्रसंस्करण जो होता है वो एक सामान्य सुविधा आज के समय में बन गई है। ठीक है, तो इस तरह आपको इसके बारे में लिखना पड़ेगा। क्लियर। बाकी ज़्यादा डिटेल में क्वेश्चन आंसर वाली चीज़ में हम आपको कवर कराएंगे। अभी आप इतना जानिए जो मैं आपको बता रहा हूँ मेन पॉइंट। ठीक है, बाकी आप इनका उत्तर अपने क्वेश्चन बैंक और गूगल पे सर्च करके पढ़ाई अपना शुरू कर सकते हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे सारी बातें। ओके, चलिए यूनिट 5 में आपको क्या पढ़ना पड़ेगा, चलिए वो भी जान लेते हैं। शहरी नियोजन में रिमोट सेंसिंग यानी कि जो शहर में जो नियोजन, जो मतलब कि योजनाएं हैं, ठीक है, जो सिस्टम है, ठीक है, उसमें रिमोटिक सेंसिंग, ठीक है, रिमोटिक सेंसिंग का अनुप्रयोग, मतलब वहाँ पर इसका क्या अनुप्रयोग है। तो यानी कि जो आपका सुदूर संवेदन है वो शहरी क्षेत्र में उसके बारे में बताना है, कृषि के क्षेत्र में, भूमि के क्षेत्र में, भूमि कवर के क्षेत्र में, मानचित्रण के क्षेत्र में, समुद्री अध्ययन और आपदा प्रबंधन में। ठीक है, इस क्षेत्र में इसके बारे में पूछा गया है कि आपको बताना है। ठीक है, तो इसके बारे में थोड़ा मैं आपको परिचय बता दूं। यही आपके इसकी ये सब जो सिस्टम है इन्हीं की वजह से मतलब कि जो आपका रिमोट सेंसिंग है और ठीक है, और GIS है, इसके माध्यम से रिमोट सेंसिंग और GIS, ये आपके प्रश्न पत्र का नाम है, तो इसी के माध्यम से, ठीक है, बहुत बड़ी प्राकृतिक आपदा आई थी जिसको बोलते हैं चक्रवात। ये मतलब कि इसी के माध्यम से जो मतलब विद्वान बैठते हैं, वैज्ञानिक लोग बैठते हैं, उनको काफ़ी समय पहले पता चल गया है कि बहुत बड़ा चक्रवात आने वाला है। तो उसकी वजह से, मुझे ध्यान इस समय नहीं आ रहा है, मैंने पढ़ा था, तो उसकी वजह से चक्रवात आने वाला था। तो इसी रिमोट सेंसिंग GIS की वजह से करीब करीब लाखों लोगों की जान बचाई गई थी। ठीक है, अगर वो एक स्थान से दूसरे स्थान न चले जाते, क्योंकि उस एरिया में आने वाला था, ठीक है, और बाद में वो आया भी,
तो जब तक वहाँ के लोगों को अलग शिफ्ट कर दिया गया था तो बहुत लोगों की जान बचाई गई थी। तो ये जो रिमोट सेंसिंग और GIS है, ये टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा माध्यम है, क्योंकि इससे क्या होता है कि भौगोलिक स्थिति के बारे में और किसी वस्तु को और किसी सिस्टम को बिना छुए हुए उसके बारे में जानकारी प्राप्त कर लेती है। तो भाई चक्रवात को कोई छूता तो है नहीं, उससे मतलब कि वो फील ही करके या फिर उसको देख कर ही समझा जा सकता है ना। तो यही चीज़ है कि इसी के माध्यम से काफ़ी लोगों की जान बचाई गई थी। और ये टेक्नोलॉजी जो है वो दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, ठीक है। हर क्षेत्र में, भूमि के क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में, मानचित्र जो बनते हैं उनके क्षेत्र में, समुद्री अध्ययन के बारे में, भाई समुद्र के बारे में कैसे अध्ययन चलेगा जब भाई हम सिस्टम यूज करेंगे, यानी कि जो ये आपकी रिमोट सिस्टम है इसको यूज करेंगे तभी तुम्हें पता चलेगा ना। आपदा प्रबंधन, जो आपदाएं आती हैं वो चाहे प्राकृतिक हो या मानवीकृत कुछ आपदाएं होती हैं, ठीक है। तो इस सब चीज़ें पे इनका प्रबंधन किया जा सकता है, जो कि आपको इसमें लिखना पड़ेगा। यहाँ पे क्वेश्चन आपकी परीक्षा में पूछे जाएंगे, ध्यान रखेंगे। अब यहाँ पर भाई आ गया कि GIS का परिचय दीजिए और परिभाषा बताइए और धारणा बताइए। अभी आपने ऊपर के जितने यूनिट थे, करीब करीब 5 यूनिट, उसमें सारे क्वेश्चन आपको लगभग जो थे वो थे रिमोट सेंसिंग से, यानी कि सुदूर संवेदन से थे। अब आएंगे क्वेश्चन GIS से जुड़े, GIS से जुड़े। तो GIS के बारे में आपको जानना ज़रूरी है। तो GIS का फुल फॉर्म होता है ग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम, ठीक है, ग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम। तो ग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम का मतलब ये हुआ कि कोई चीज़ की जानकारी ग्राफ चीज़ में, ठीक है, फोटो के आकार में, ठीक है, ग्राफ के आकार में, उसको हम GIS बोलते हैं। तो एक कंप्यूटर सिस्टम है GIS, एक कंप्यूटर सिस्टम है जिसका सभी प्रकार के स्थानिक या जियोग्राफिक डेटा को कैप्चर करने, स्टोर करने, हेर फेर करने, ठीक है, विश्लेषण करने, मैनेज और प्रदर्शित करने के लिए उपयोग होता है, ठीक है, जिसे हम GIS कहते हैं, ठीक है। एक प्रकार का एक सिस्टम है इसके माध्यम से, जिसका सभी प्रकार के स्थानिक, जैसे कि मतलब आपको फ़ोटोज़ में किसी डेटा को देखना है, किसी चीज़ को कैप्चर करना, फ़ोटो खींचना है, ठीक है, और उसको स्टोर करना है, और इसको हेर फेर इधर से उधर करना है, और उसको मैनेज करना है, और उसको प्रदर्शित यानी कि दिखाना भी है। तो ये सभी का उपयोग GIS में किया जाता है। और GIS का उपयोग जो है, ध्यान रखेंगे, तो GIS का उपयोग जो है वो नक्शे बनाने और प्रिंट करने के लिए किया जाता है। जब कोई नक्शा बनता है, वो आपका चाहे किसी एरिया का नक्शा हो, ठीक है, किसी एरिया का नक्शा हो, या फिर किसी प्रदेश का नक्शा हो, या फिर किसी बड़े शहर का नक्शा हो, ठीक है, तो वो GIS, एक GPS होता है जिसके बारे में आप लोग जानते होंगे, एक GIS होता है। तो वो क्या है ना, उसके बारे में नक्शे बनाने और प्रिंट करने में किया जाता है। मतलब कि आप हेलीकॉप्टर के माध्यम से ऊपर लोग चले, जैसे कि आपके शहर का मुआयना नहीं होता है, तो बोलते नहीं कि हाँ इस एरिया का मुआयना हो रहा है, इस शहर का मुआयना हो रहा है, इस एरिया का मुआयना हो रहा है। तो वहाँ पे जाके क्या होता है ना, वो दूर रहते हैं काफ़ी, ठीक है, हेलीकॉप्टर से या फिर हवाई जहाज़ से वो दूर रहते हैं, और आपके एरिया का वो क्या करते हैं, वो आपके एरिया को कैलकुलेट करते हैं कि ये एरिया जो है वो कितने हेक्टेयर का है, या फिर इसका एरिया कितना है, और इसमें किस प्रकार का नक्शा बनाया जा सकता है, और किस एरिया में क्या है, किस एरिया में क्या है। तो वो नक्शा बना देते हैं कि हाँ इस एरिया में गांव है, मतलब कि इस एरिया में घर है, और इस एरिया में जंगल है, और इस एरिया में सड़क है। ये सारी चीज़ें वहाँ पे पूरी की पूरी उसके माध्यम से जनरेट की जाती हैं, GIS के माध्यम से, ठीक है। उसके बाद उसका एक नक्शा तैयार किया जाता है, तभी आप लोगों को पता चलता है कि हमारा घर यहाँ है, ये सड़क है, ये है। मैप में देखते नहीं आप लोग, तो वही चीज़ है, ठीक है। चलिए ये क्लियर हो गया। बाकी GIS पे जुड़े सारे, मतलब कि आगे जितने भी यूनिट हैं सब GIS पे जुड़े हैं। तो ये GIS के बारे में आपको आगे बताने की आवश्यकता नहीं। आई होप आप अच्छे से समझ भी गए होंगे, ठीक है, ओके, क्लियर। GIS और GIS पैकेज जैसे कंप्यूटर के बुनियादी सिद्धांत हैं, इनसे जुड़े क्वेश्चन आएंगे जिसको आपको तैयार कर लेना है। ARC GIS, ठीक है, RDS QGI, ये आपको गूगल पे सर्च कर लेना है, ठीक है। बाकी हम क्वेश्चन आंसर वाली सीरीज में कवर ही कराएंगे। समन्वय प्रणाली किसे कहते हैं, 8 नंबर यूनिट में क्वेश्चन आएगा। डेटाम क्या है, रजिस्टर और वेक्टर डेटा क्या है, इसकी परिभाषा आपको तैयार कर लेना है। तो समन्वय प्रणाली के बारे में आपको बता दूं, समन्वय प्रणाली अंतरिक्ष में बिंदुओं के स्थान की पहचान करने के लिए उपयोग की जाने वाली संदर्भ रेखाओं या वक्रों की व्यवस्था है।
यानी जो अंतरिक्ष में बिंदु होते हैं, कुछ पॉइंट्स होते हैं, उनकी पहचान करने के लिए, ठीक है, पहचान की जाने वाली जो संदर्भ रेखाएं या फिर वक्र हैं उनकी व्यवस्था करता है समन्वय प्रणाली। ठीक है, समन्वय सिस्टम। तो इस प्रकार इसके बारे में लिखेंगे। बाकी डिटेल में आपको क्वेश्चन आंसर वाली सीरीज में कवर कराएंगे। बाकी ये सारे के सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, इनकी तैयारी आप अभी से करना प्रारंभ कर देंगे तो आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। और मिलते हैं एक और नई वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।